नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेशों में हम आपके लिए आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझाएंगे। और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में भी आज हम हिमालय के बारे में बात करेंगे, हिमालय और उस पर स्थित ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, तो टॉपिक है हमारा भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश यानी भारत का जो स्थल है वो कैसे कैसे बटा है। आपने पढ़ा होगा कि पर्वतों में बटा हुआ है, मैदान में है, पठार है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो भारत का स्थल क्या किन किन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि जो भारत का स्थल है वो किस किस में बटा हुआ है। तो भारत का स्थल देखो, पर्वत, पहाड़ियां, पठार, मैदान। पर्वत 10.6% भाग पर है और पहाड़ियां 18.5% भाग पर है। पर्वत और पहाड़ियों में क्या डिफरेंस है? पर्वत और पहाड़ियों में डिफरेंस है कि जो 1000 मीटर का जो क्राइटेरिया है, 1000 मीटर से ऊपर के पर्वत और 1000 मीटर से नीचे पहाड़ियां, तो जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है वो पर्वत की श्रेणी में आएंगे और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है वो पहाड़ियों की श्रेणी में आएंगे। तो जो पहाड़ी है वो 18.5% एरिया पर है, पठार हमारे 27.7% एरिया पर है। पठार क्या होता है? एक समतल एरिया, जो एक ऐसा भूभाग जो काफी ऊंचा उठा हुआ हो धरातल से, लेकिन हो एक छत के सपाट, छत जैसा सपाट आकार का होना चाहिए, वो पठार होता है। तो पठार हमारा 27.7% पर है। मैदान हमारा 43 जो है हमारा 2% है। तो 43.2% में मैदान। और पेपर में कई बार पूछा गया कि मैदान कितने भूभाग पर है, तो वहां आपका जो ऑप्शन था वो 41% का था, लेकिन 43.2% पर अभी मैदान है। तो आप समझ में आ गया होगा कि मैदान 43.2% भाग पर है। तो ये तो रहा परसेंट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं जो हमने जो मैप बनाया है कि भारत के, एक प्रश्न यहां से उठा था और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स में वो 6 प्रकार से बांटा गया है। तो मुख्य रूप से 4 और उपभाग है उसके 6 भागों में बांटा गया है। तो भौतिक प्रदेश भारत के 6 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए? 6 भागों में। तो आइए हम चर्चा करते हैं वो 6 भाग कौन कौन से हैं। अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो मैप में आप समझिए, ये ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, ये मैदान है। मैदान आपका दिखाई दे रहा होगा यहां से यहां तक। तो आपको यहां नदियां मिलेंगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों का जो मैदान है, जो स्थल है, वो मैदानी भाग है। और ये सबसे बड़ा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रायद्वीपीय पठार। जो पठार है ये वो एरिया है जहां महाराष्ट्र, इसमें आपको दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इधर मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है, मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आगे हम इसमें बारे में बात करेंगे, समझाएंगे एक एक करके। तो अभी आप ये समझ लो कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका एरिया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो एरिया है वो प्रायद्वीपीय पठार से बना हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं, ये जो एरिया है ये कोस्टल एरियाज है, समुद्र के तटीय मैदान जिनकी सीमा समुद्र से लगी है। तो जिनकी सीमा समुद्र से लगी है वो तटीय मैदान है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यानी यहाँ कोरोमंडल तट है और ये पश्चिमी तट है। तो ये तो हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक जब इनका हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके बाद तटीय मैदानों के बाद आता है मरुस्थल। तो भारत में मरुस्थल 2 भागों में बटा हुआ है, एक बड़ा मरुस्थल, एक छोटा मरुस्थल। तो जो भारत में बड़ा मरुस्थल है वो मरुस्थल आपका कच्छ के एरिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? कच्छ। तो कच्छ का मरुस्थल भारत का बड़ा मरुस्थल है। और उसके ऊपर जो सिंध प्रांत है,
पाकिस्तान और भारत में जो राजस्थान है उसके ऊपर जो मरुस्थल है उसे छोटा मरुस्थल कहते हैं। तो इस तरीके से मरुस्थल है। द्वीपीय भाग क्या है, तो आप ये देख रहे हो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये हमारे द्वीपीय भाग है। तो भारत का जो स्थल है वो 6 भागों में बटा है। उत्तर पर्वतीय, प्रायद्वीपीय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीपीय भाग, ये 6 भागों में उत्तर भारत का जो मतलब भारत का जो स्थल है वो बटा हुआ है। इसमें कितनी परसेंट होती है वो भी हमने आपको समझा दिया। अब हम सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय से विस्तारित है, हिमालय उसमें बना हुआ है हिमालय से। तो हिमालय से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की। तो आप अभी हम आपको यहां समझा रहे हैं कि हिमालय जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का मुख्य भाग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे कि यहां पर एक ये पामीर का पठार है, जिसे पामीर की गांठ कहते हैं। तो ये पामीर की गांठ है। इधर हिंदुकुश श्रेणी है। ये एरिया आप जानते हो कि ये हिमालय का एरिया है। तो हिमालय और हिंदुकुश, इधर ये कुनलुन श्रेणी है, कुनलुन चाइना की तरफ। तो यहां से प्रश्न एक बना था, वो हम आपको समझाते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव आपने पढ़ा होगा। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में मतलब आर्कटिक जो है ग्लेशियर वगैरह, जैसे ग्रीनलैंड महाद्वीप है, वो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है उस पर सबसे ज्यादा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव हो गए। इनको ध्रुव क्यों, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। तो उसी के रूप में एक संज्ञा, एक उपमा दी गई है, उसी में एक उपमा दी गई है तीसरे ध्रुव की। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं। तो जो तीसरा ध्रुव है वो तीसरा ध्रुव है हमारा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी प्लस हिमालय, क्योंकि यहां पर ग्लेशियर ज्यादा है और विश्व में पूरे विश्व में उन उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर फिर हिंदुकुश और हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। इसलिए हिंदुकुश प्लस हिमालय ये हमारा तीसरा ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, तीसरा ध्रुव है। तो आप ये समझो। अब इसी में हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय क्या है। तो सबसे पहले हिमालय को देखते हैं कि हिमालय बना कैसे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि अगर हमें हिमालय की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता तो बहुत से सवाल ये दिमाग में रहे, इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा पहाड़ बना कैसे होगा। तो आपको हम समझाते हैं कि 33 मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस प्रश्न सीधा बनेगा कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप बता दोगे कि हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई। तो 33 सागर से कैसे हिमालय बन गया भाई, सागर में से हिमालय कैसे बना। कोई अगर आपको बता दिया कि कह दिया कि सागर में से हिमालय कैसे बन गया, तो उसके बारे में आप समझिए। जब मतलब जो प्लेटें थी, जब हिमालय नहीं बना था, हिमालय से पहले की स्थिति क्या थी कि इस जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वहां एक 33 सागर का मतलब 33 सागर प्रवाहित था, 33 सागर बहता था, समुद्र बहता था 33 सागर के नाम से। तो उस समय 33 सागर की मौजूदगी थी। अब 2 प्लेटें थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब पढ़ाएंगे विश्व भूगोल में तो हम उसमें समझाएंगे। वहां 33 सागर में से पहले 2 प्लेटें, जो 2 प्लेटें थी वो कौन सी थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का इनका अपरदन हुआ। तो ये कोई 1 साल की बात नहीं है, ये करोड़ों साल की बात है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात, और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा। तो करोड़ों वर्ष जब समय लगा तो इस अब अंगारा लैंड है। आप जानते हो कोई पृथ्वी मतलब जैसे मान लो कोई मिट्टी वगैरह है या पर्वत वगैरह है, तो उसका अपरदन धीरे धीरे होगा ही होगा, अपरदन होगा यानी वो कटेगी। तो जब अपरदन होगा तो आप बताइए अपरदन होकर ये कहां गिरेगी, अपरदन होकर ये 33 सागर में जमा होते रहे। ऐसे ही गोंडवाना लैंड अपरदन होती रही,
छीड़ होती रही और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था वो ज्यादातर जो अवसाद था निक्षेप के रूप में मतलब जमा होता गया और ये टैथिस सागर में धीरे धीरे करके ये इनका अपर्दन होकर टैथिस सागर में गिरता रहा। अब जब ये गिरता रहा तो हुआ ये कि आपने विवर्तनिक क्रिया आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि आप इसको एक सिंपल तरीके से एग्जांपल समझो कि ये हिमालय मोड़दार कैसे बन गया। ये पर्वत तो क्योंकि जो मिट्टी पत्थर वो तो समुद्र में जमा हो ही गए थे धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में। जब प्लेटों का टकराव हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का टकराव हुआ, यानी अब आप ये समझ लो कि एक बैलून ले लो और बैलून को आप बहुत अच्छे से दबाइए। तो जब बैलून को दबाओगे बस वो उससे इतना प्रेशर नहीं कि वो फटी जाए, लेकिन आप बैलून पर इतना प्रेशर लगाओगे तो उससे आपको समझ में आएगा बैलून का एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा, यानी जैसा जिस पे दबाव होगा वैसा हिस्सा अलग होगा। तो जब इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ तो आप जानते हो जब टकराव होगा तो ऊपर की ओर निकलेगा कोई भी हिस्सा जो भी उसमें होगा। तो उसमें पहले से क्या जमा हो गया था, मिट्टी वगैरह जमा हो गई थी, पत्थर वगैरह जमा हो गए थे, तो वही दबाव से वो ऊपर की ओर निकला और उसमें रिंग पड़ गए, वलय पड़ गए। इसलिए हिमालय एक वलयदार पर्वत है और इसलिए हिमालय का जो उत्पत्ति है वो टैथिस सागर से हुई है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। प्रश्न यहां से कैसे आता है, कभी कभी वो अंगारा लैंड नहीं देगा आपको, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड नहीं देगा आपको, प्लेट के हिसाब से देगा। ठीक, तो प्लेट कैसे कि अंगारा लैंड का ही एक पार्ट है यूरेशियन प्लेट जो यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप बना हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जब आपस में टकराव हुआ और टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई और वो रिंग पड़ गए, उसमें वलयदार पर्वत बना। इसलिए हिमालय किससे बना है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से बना है। यहाँ प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो दे देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं है, क्या है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। तो ये उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हिमालय यहां देखो किस प्रकार का पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है। नवीन इसका नाम क्यों रखा गया, क्यों इसको नवीन कहा गया, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि इसके बाद तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नवीन आपने पढ़ा होगा वैसे ज्यादातर कि मान लो नवीन का जो वी गार्ज होता है, वी आकार की घाटियां होती हैं, अभी भी वो वी आकार की घाटी प्रौढ़ावस्था में जो बनाते हैं, तो इस वजह से उसको नवीन कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी समझाते हैं आपको, और तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आगे हिमालय के बारे में जो हम पढ़ा रहे थे कि हिमालय में भी पढ़ाया हमने कि हिमालय की उत्पत्ति हम कैसे, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई उसको हमने समझाया। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय की जो संरचना है वो कैसी है और हिमालय की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिमालय का सबसे पहले आप विस्तार देखिए, तो हिमालय का विस्तार 7 देशों में है। हिमालय का विस्तार कितने देशों में, 7 देशों में। वो 7 देश कौन कौन से हैं आप देखिए, भारत, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, तो आप लिख सकते हो भूटान और म्यांमार। तो एक बार फिर समझ ले, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 7 देशों में हिमालय का विस्तार है। और देशांतरों की अगर हम बात करें कि नया, आप यहां से समझ सकते हो कि कितने देशांतरों में इसका विस्तार है, तो हिमालय का 22 देशांतरों में विस्तार है। कितने देशांतरों में विस्तार है, 22 देशांतरों में विस्तार है। अब हम बात करते हैं कि हिमालय की रचना कैसी है, तो हिमालय का आकार आप इस तरीके से देख सकते हो, यह हिमालय का आकार है। ठीक है, यह हिमालय का आकार है, इसको आप यहां लिख लीजिए 400 किलोमीटर। अब हम हिमालय के बारे की विशेषताओं को देखेंगे और एक एक करके मैप को यही समझते चलेंगे। तो पहली विशेषता आप देखो कि हिमालय की पहली विशेषता है यहां गहरे गार्ज मतलब वी आकार के, अर्थात गहरे गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि यहां नदियां हैं और नदियां सीधे सीधे इन्हीं हिमालय के पर्वतों से, श्रेणियों से निकलती हैं, तो एक गहरा गड्ढा, गहरे जार्ज बनते हैं। तो जो गहरे गड्ढे हैं वो हिमालय की विशेषता है। दूसरी विशेषता आप यहां से समझ लो कि हिमालय कैसा है, तो हिमालय एक नवीन, दुर्बल और लचीला है।
अब आप कहोगे हिमालय दुर्बल कैसे हो जाएगा, हिमालय तो मतलब पत्थर हैं, पहाड़ हैं इतने बड़े, वो दुर्बल कैसे हो जाएंगे? तो दुर्बल चट्टानों के हिसाब से। ये हिमालय का अधिकांशतः भाग अवसादी चट्टानों से बना है। महान हिमालय एक ऐसा हिमालय है जिसका जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट से बना है, वो कठोर चट्टान आग्नेय शैल से बना है, जो हम पिछले टॉपिकों में चर्चा कर चुके हैं हम आपको। तो हिमालय का ज्यादातर जो भाग है वो अवसादी शैलों से बना है, इसलिए हिमालय कैसा है? दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो इस तरीके वो लचीला भी है। तो हिमालय नवीन, दुर्बल और लचीला है, ये दूसरी विशेषता। अब आपको यहां देखेंगे कि हिमालय में यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलते हैं। हिमालय में यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि इन चीज़ों को ऐसे पढ़ के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप जानते हो कि कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। हर बच्चा पढ़ रहा है लगभग, तो हर शिक्षक, टीचर्स अपना बेटा मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर प्रश्न आप ऐसे समझ लो, अगर प्रश्न ऐसे आ गया कि इसमें कौन सी विशेषता हिमालय की नहीं है, और आपने देखा होगा प्रश्न ऐसे अब बनने लगे हैं। अब जीएस का जो पोर्शन है वो जैसा नहीं रहा, जैसा कि मतलब वही फैक्ट से काम चल जाता था। अब हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हिमालय में यू घुमाव वाले नदी मार्ग ये कैसे मिलते हैं? तो आप इस वाले चित्र को देखो, ये जो चित्र है, ये शिवालिक जो श्रेणी है, बाह्य हिमालय है, ये इस प्रकार की आकृति का है। तो यहाँ एक पर्वत है अरुणाचल में, नामचा बारवा पर्वत। तो नामचा बारवा पर्वत को जब ब्रह्मपुत्र नदी पार करती है तो वो इसी प्रकार से पार करके वापस आती है। तो उसका जो घुमाव हो जाता है कि पहले नदी ऐसे आई और फिर ऐसे आ रही है, तो वो यू वाला यू मार्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? यू टर्न। तो यू मार्ग बन जाता है, इसलिए यहां यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलते हैं। तीसरा इसमें समझते हैं कि यहां समानांतर पर्वत श्रेणी मिलती है। तो समानांतर पर्वत श्रेणी को आप समझ सकते हो कि जैसे वृहद हिमालय है, ऊपर ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, और इसके बाद ये लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी है। तो ये सब एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये समांतर श्रेणियां। तो हिमालय की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ समानांतर पर्वत श्रेणी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं तीव्र ढाल प्रवणता। तीव्र ढाल का मतलब है तेजी से झुकाव। झुकाव मतलब सीधी सीधी झुकाव, यानी जैसे एक ढाल होता है, मंद होता है, वो धीरे धीरे करके ऊपर चलता है, और एक तीव्र ढाल होता है। तीव्र मतलब सीधे सीधे व्यक्ति नीचे आ सकता है, अगर ऊपर से और चढ़े या गिरे तो सीधे नीचे आ सकता है। तीव्र ढाल का मतलब खड़ा हुआ ढाल। ठीक है, खड़े हुए झुकाव। तो ये तीव्र ढाल का भी इसकी विशेषता है। अगला, इसका उत्तरी ढाल मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र है। जैसा कि अभी हम आपको समझा रहे थे कि जो उसका नॉर्थ पार्ट है ऊपर, तो ऊपर ढलान नहीं है क्योंकि ऊपर हिमालय मतलब ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर का जो ढलान है वो इस तरीके से समतल होता हुआ गया है। और अगर हम दक्षिण में जैसे ही हम इधर आते जाएंगे पर्वतों की तरफ, तो पर्वतों की तरफ आएंगे तो हमें सीधे सीधे झुका ढाल मिलेंगे, यानी सीधे खड़े हुए ढाल मिलेंगे। हमें सीधे पर्वत दिखाई देंगे जहां चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से दक्षिणी ढाल जो है वो तीव्र ढाल है। अब आगे देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कम होती जाती है। तो आप इसको समझिए कि इसकी जो हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई हिमालय की 400 से 150 किलोमीटर। किताबें कहीं 160 भी आपको लिखा मिलेगा। तो आप ये समझो कि जो हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई है 400 किलोमीटर चौड़ाई है, और ये चौड़ाई जम्मू कश्मीर में है। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा चौड़ा हिमालय है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई रह जाती है 150। तो आप 150। अब आप ये देखिए कि ये पश्चिम साइड है, ये पूर्व साइड है। तो पश्चिम से क्या पूर्व की ओर ये कम होता आ रहा है कि नहीं होता आ रहा है? तो इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर ये ढाल कम होता आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। अगली विशेषता है कि पूर्वी भाग में जैव विविधता अधिक होती है। बायोडाइवर्सिटी, जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, जीव जंतुओं की प्रजाति ज्यादा पाई जाती है। तो जहां घने जंगल होंगे वहां जीव जंतुओं की प्रजातियां ज्यादा पाई जाएंगी। और ऐसा हमारा पूर्वी भाग, यानी जो
ये अरुणाचल वाला एरिया है, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, यहाँ जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ ज्यादा घने जंगल होने की वजह से, यहाँ ज्यादा घने जंगल होने की वजह से यहाँ जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा। तो ये इसकी विशेषता नंबर हो गई 7। तो बोलो ये बात समझ में आ गई, तो विशेषताएं समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि हिमालय के किन भागों में हिमालय को बांटा गया है। तो हिमालय ऊंचाई के आधार पर पहले पढ़ेंगे, फिर हम नदियों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले ऊंचाई के आधार पर हिमालय हम देखेंगे। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय नंबर 1 ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय इसका मतलब है कि ये हिमालय, इन चारों हिमालयों में ये ट्रांस सबसे पहले बना था। तो सबसे प्राचीन अगर इसमें है तो कौन है? सबसे प्राचीन है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक जो श्रेणी है ये हिमालय की बिल्कुल नवीन श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे नई श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे नई श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ये बाद में बनी, ये सबसे बाद में इसका विकास हुआ, तो इसलिए इसको नवीन श्रेणी, बाहरी श्रेणी या उप हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, ये सबसे पहले बना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ऊंचाई के आधार पर पहले ट्रांस, फिर वृहद, फिर लघु या फिर शिवालिक। अब इनसे लेकर प्रश्न आता है कि ट्रांस और वृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो ट्रांस और वृहद हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन, एक क्षेत्र है इंडो सांगपो सचर जोन, ये बीच में इन दोनों के, इसलिए ये ट्रांस हिमालय और वृहद को अलग करता है। ऐसे ही वृहद हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? तो वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद जो चारों हैं उनको पढ़ेंगे, फिर इनका विभाजन और पढ़ते हैं कि नदियों के आधार पर कैसे विभाजन हुआ है। तो हम पहले इन चारों को पढ़ते हैं, तो आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखो ट्रांस हिमालय को क्या क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय और तैतीस हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी हिमालय है। और तैतीस हिमालय तैतीस सागर से बना था, पहले भाग यही बना था इसलिए। तो इसका निर्माण अगर हम देखें तो पैलियोजोइक युग में हुआ, जो कि 280 से 240 मिलियन, मतलब 1 मिलियन 10 लाख, तो 280 से 240 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। अगर हम ट्रांस हिमालय की विशेषताएं देखें तो ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है, जो हमने आपको पहले समझाया था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जो 76.44 किलोमीटर है लंबा है, इसी ट्रांस हिमालय पर पाया जाता है। ठीक, अब ट्रांस हिमालय में श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली श्रेणी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसके बाद पीर पंजाल और फिर आती है शिवालिक। तो आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने को कहेगा, तो आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी इसको सजा सकते हो। पहले ट्रांस हिमालय का कौन कौन सी श्रेणियां भाग है, इसको लेकर आप प्रश्न बनेगा। तो अगर इसको लेकर प्रश्न बने तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, अब जो काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी को समझ लो, इस श्रेणी को हम एशिया की मेरुदंड कहते हैं, क्योंकि इस पर ग्लेशियर ज्यादा है, और ग्लेशियर जब ज्यादा है तो सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है पूरे एशिया महाद्वीप का। यहाँ से नदियां इधर उधर देशों में जाती हैं, तो इसलिए एशिया की मेरुदंड कहते हैं। इसी में नुब्रा घाटी है, और नुब्रा नदी पढ़ाएंगे, नदियां तो सब समझाएंगे। नुब्रा नदी की नुब्रा घाटी है, सियाचिन ग्लेशियर है। इस काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो K2 माउंट गॉड ऑस्टिन,
तो गॉडविन आस्टिन जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की, और विश्व में दूसरे नंबर की चोटी है। अब हम जब इसके बाद पर्वत पढ़ाएंगे, पर्वत का टॉपिक लेकर आएंगे, तो उसमें आपको इन पर्वतों के बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी जो है वो लद्दाख श्रेणी क्या सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। तो माउंट राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ये पीओके का अभी हिस्सा है। तो राकापोसी ये विश्व की सबसे बड़ी जो खड़ी ढाल वाली चोटी है। तो इससे प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि लद्दाख श्रेणी के पूर्वी से हिस्से में राकापोसी श्रेणी है, ठीक है, राकापोसी चोटी है। अब लद्दाख श्रेणी के अगर हम इसको बात करें ट्रांस हिमालय, तो लद्दाख श्रेणी के ही समकक्ष आगे चलकर कैलाश पर्वत मिलेगा, जो कि आप जानते हो कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल है और पवित्र स्थल है। तो कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। तो कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और आता है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के पहले आपने देखा होगा, जब भी तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लद्दाख के लेह जिले से बहती है। तो सिंधु नदी भारत के लद्दाख के लेह एकमात्र जिले से बहती है। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। तो सिंधु नदी किन किन श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी। अब हम देखते हैं वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय या महान हिमालय, ये ओलिगोसीन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले यह हिमालय का निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। यानी विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी इसी वृहद हिमालय में पाई जाती है। ठीक, इसका जो आंतरिक भाग है वो हमने बता चुके हैं आपको, ग्रेनाइट से बना है आंतरिक भाग, और उसके जो किनारे हैं, सिरे हैं, वो अवसादी चट्टानों से बना है। तो आंतरिक भाग जो आग्नेय चट्टानों से और सिरे अवसादी चट्टानों से बने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इस बृहद हिमालय का जो हिस्सा है, अभी हम पर्वतों के बारे में बात नहीं कर रहे, बृहद हिमालय पर कौन कौन से पर्वत हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर्वतों के लिए तो हम आगे बात करेंगे। तो पर्वतों देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर हम बृहद हिमालय पर स्थित पर्वत बताते हैं। तो पहले कंचनजंगा है जो कि सिक्किम की सीमा पर है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट नेपाल में है, ये नेपाल तिब्बत वाले बॉर्डर पर है। तो मकालू, एवरेस्ट, नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर ये उत्तराखंड की चोटियां हैं। तो नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, ये सभी किसमें है? वृहद हिमालय का हिस्सा है। किसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है, क्या नाम है, इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे पर्वतों का। तो अभी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में, पूर्व से पश्चिम बृहद हिमालय, पूर्व से पश्चिम के क्रम में ये चोटियां हैं। चाहे पश्चिम से पूर्व पूछ ले, चाहे पूर्व से पश्चिम, आप इस फिगर के माध्यम से बता सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शेष जो पार्ट है वो पढ़ते हैं इसका। अब देखिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को पढ़ते हैं। तो कि लघु हिमालय क्या है? लघु हिमालय की जो हमने बताया था कि पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, तो उसी को देखते हैं कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी से कई प्रश्न आपको पूछने को आते हैं एग्जाम में, जैसे बनियाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये जो दर्रों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे ही। तो सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है, इसी में अटल सुरंग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम था जवाहर सुरंग, अब इसका नाम अटल सुरंग है। अटल सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है। लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर ऊंचाई है, औसत ऊंचाई।
इसी लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो घास के मैदान पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें मर्ग कहते हैं, मर्ग। तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं इसलिए वहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये तीनों जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है और हिल स्टेशन है। लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छा एक हिल स्टेशन है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहते हैं। यहाँ पर लघु हिमालय, मध्य हिमालय पे पर्यटन स्थल आप देखिए, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये लघु हिमालय का ही हिस्सा है। अब इन्हीं में देखो बृहद हिमालय और लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां हैं। तो ये पहली घाटी आप समझें, ये जो पश्चिम साइड है, पश्चिम की तरफ कश्मीर घाटी है और पूर्व की तरफ लास्ट में काठमांडू घाटी है। और बीच में जो घाटियां हैं वो कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी है। ये कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं। ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पड़ती हैं, ठीक है। तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ये कश्मीर घाटी है जिसका एरिया 4900 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो चीज है ये लघु हिमालय के बारे में थी। तो आप लघु हिमालय में समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लघु हिमालय में घास के मैदान। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये घास के मैदान, ठीक। तो घास के मैदान आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी। तो आप सबसे पहले शिवालिक श्रेणी का आप समझिए कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसको पहले मैनाक पर्वत कहा जाता था, शिवालिक श्रेणी को। अभी हाल फिलहाल आप देखोगे तो गोरखपुर के पास इसको हुंडवा श्रेणी कहते हैं। और पूर्वी क्षेत्रों में अगर हम चले जाएं तो इसे चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1200 मीटर है। 900 मीटर से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियां हैं उनको दून घाटियां और द्वार घाटियां कहते हैं। जो दून घाटियां उसका मतलब लंबवत घाटी। तो लंबवत घाटियों को दून घाटियां कहते हैं, जो कि पश्चिमी हिस्से में है। तो पश्चिमी क्षेत्र की घाटियों को, इनके बीच में पश्चिमी क्षेत्र की घाटियां दून घाटियां कहलाती हैं और पूर्वी क्षेत्र की घाटियां द्वार घाटियां कहलाती हैं। तो दून घाटियों में जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये दून के नाम से आपने इनको सुना भी होगा, ठीक। तो ये जो घाटियां हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये पश्चिम में है। अब पूर्व में आपने हरिद्वार सुना होगा, द्वार से तो बहुत पवित्र स्थल आपने सुना होगा हरिद्वार, ठीक। तो ये द्वार घाटी है। अब शिवालिक श्रेणी का विस्तार हमने पहले जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था तो वो शिवालिक श्रेणी का डायग्राम ऐसे बनाया था। तो ये जो हिस्सा है आपने डाफला, मिरी, अबोर, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिसी, ये सब हिस्सा भी, पूर्वांचल की पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ये आप देखो, तो ये बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हिमालय के हमने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नदियों के विभाजन के आधार पर, नदियों के बीच के एरिया के हिसाब से हम आपको हिमालय पढ़ाते हैं। तो ये आपको ऊंचाई के आधार पर हिमालय था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए हिमालय के बारे में कि हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ। पहले हिमालय का विभाजन ऊंचाई के आधार पर हुआ, जो हमने आपको चारों पढ़ाए। अब जो हिमालय का विभाजन हम पढ़ाने जा रहे हैं वो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुर्राड ने किया। नदी घाटियों के आधार पर विभाजन किसने किया? सिडनी बुर्राड ने किया। अब जो नदी घाटियों के आधार पर जो विभाजन है उसके लिए हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम में आप ये देखिए कि आपको ये खाना जो कॉलम से दिखाई दे रहे होंगे, इस कॉलम से बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आपको हमेशा चीजें ध्यान रहेंगी इस नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को लेकर। तो देखो पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, अगर हम इस एरिया को देखें, तो इसमें दो नदियां प्रमुख, सिंधु नदी और सतलज।
तो सिंधु और सतलज के बीच का जो एरिया है, सिंधु और सतलज के बीच का जो एरिया है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है। इस कश्मीर या पंजाब के हिमालय, पंजाब हिमालय में जो चीजें प्रसिद्ध हैं वो पर्यटन स्थल आप देख लीजिए, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ, ये जो पर्यटन स्थल है वो कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। यहाँ एक करेवा क्षेत्र पाया जाता है। ये करेवा होता है एक अवसाद का मतलब जमा हो जाना, बर्फ जो बर्फ होता है, मोड़ होता है, उस बर्फ के ऊपर एक मोटी परत जमती चली जाती है, बनती चली जाती है और वो क्षेत्र एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र को करेवा कहते हैं। ये करेवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का उत्पादन करेवा से होता है। और इसको कहते हैं जाफरान का उत्पादन भी, तो जाफरान का उत्पादन किससे? करेवा से। केसर या जाफरान का उत्पादन करेवा से होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो जो कुमायूं हिमालय है वो कुमायूं हिमालय में आप देखो, ये सतलज यहाँ मतलब सतलज का ये हुआ। अब सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी, तो सतलज से काली का जो क्षेत्र है काली नदी का, वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। इसमें फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और इस कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो नैनीताल, भीमताल और जो उत्तराखंड में पर्यटन स्थल है वो सभी कुमायूं हिमालय के क्षेत्र भाग हैं। किसके भाग है? कुमायूं हिमालय के भाग है। तो आप ये समझ में आ गया होगा कुमायूं हिमालय के बारे में। ये जो फूलों की घाटी है, इस घाटी को लेकर एक प्रश्न और पूछा जाता है हिमालय मतलब ऊंचाई के आधार पर। तो ये लघु या मध्य हिमालय में पाई जाती है। लघु हिमालय का हिस्सा है फूलों की घाटी और जो उत्तराखंड में है। अब नेपाल हिमालय में देखें तो काली नदी से तीस्ता नदी का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। और इसमें प्रमुख माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है, नेपाल हिमालय का हिस्सा है। और काठमांडू घाटी, तो काठमांडू घाटी और माउंट एवरेस्ट ये दोनों ही नेपाल हिमालय के हिस्से हैं। इसके बाद आता है असम या अरुणाचल हिमालय। ये तीस्ता से लेकर यहाँ तीस्ता खत्म, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र असम या अरुणाचल हिमालय कहलाता है। अरुणाचल हिमालय का जो हिस्सा है वो नामचा, बारवा पर्वत और कुला कांगड़ी। तो नामचा, बारवा पर्वत और कुला कांगड़ी ये असम या अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो हिमालय का A to Z टॉपिक आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपको यहाँ से जो भी हिमालय से संबंधित प्रश्न आएगा वो आपका टोटल प्रश्न इससे हो जाएगा। तो आप जो वीडियो को देखें तो आप अपना नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि इन नोट्सों के लिए आप बना लोगे अपने हाथों से तो आपको बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी और आपका जो एग्जाम में हिमालय को लेकर प्रश्न कभी आएगा तो वो कभी गलत नहीं होगा। अब ये हिमालय के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आप समझें अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगे वो है ग्लेशियर। हिमालय के बाद अगला टॉपिक हम आपको ग्लेशियर पढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ग्लेशियर। ग्लेशियर के बाद पर्वत एवं घाटी, फिर पठार, मैदान, ये भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत है। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो ग्लेशियर का है। ठीक, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नमस्कार।